इस औरत ने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया है, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सही समय आने पर हम गीता का जो हाल करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अरे रामलाल भैया, सुरेश भैया, जल्दी आओ, मेरी फसलें कोई काट कर ले गया। अगर उसने नहर का पानी हमारी तरफ नहीं छोड़ा तो हम भी फसलें देने से इनकार कर देंगे। क्या बताऊं गीता, आज तो फसल बिकने की भी नौबत आ गई थी। बहुत मुश्किलों से सस्ते में फसल बिक पाई है। अगर ग्राहक दिल से आपकी रोटी पसंद करते हैं तो समझ लीजिए हम आपको हर दिन रोटियों का ऑर्डर दिया करेंगे। मेरे 2 बेटे दलाली हाई कोर्ट में काम करते हैं, कहिए तो आपकी सेवा करवा दी जाए। अलीगढ़ गांव में एक मेहनती किसान काशीनाथ अपनी पत्नी गीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। उनका छोटा सा खेत था जो उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। गीता, इस बार तो हमारे खेतों में अच्छी फसल होने की उम्मीद लग रही है। हाँ जी, भगवान की कृपा रही तो आपकी बात जरूर सच होगी। इस बार फसलों के बिकने के बाद हम मोहन के लिए नए नए कपड़े खरीद लेंगे। पिताजी, अब तो 15 अगस्त भी आने वाली है। मैं तो इस बार पतंगों से घर भर दूंगा। हाँ बिल्कुल बेटा, इस बार तो जितना जी करे उतनी पतंग खरीद लेना। बस बस, आप इसे ज्यादा सिर पे ना चढ़ाओ, नहीं तो नवाब साहब की मांगे और भी बढ़ती चली जाएंगी। हाँ ठीक है गीता, तुम चिंता ना करो, हम हिसाब से ही पैसे खर्च करेंगे। वैसे भी हमें अपने घर के दूसरे काम भी देखने हैं। काशीनाथ और उसका पूरा परिवार आपस में बातें कर रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ ठाकुर सुरेंद्र सिंह गांव वालों के खिलाफ साजिश रच रहा था, क्योंकि ठाकुर सुरेंद्र सिंह को यह मंजूर नहीं था कि कोई गरीब किसान अपनी कमाई से ज्यादा कुछ कर सके। काशीनाथ जैसे किसानों को उनकी औकात में रहना चाहिए। गांव के सभी लोगों के खेतों पर असली हक तो मेरा है, मेरा। देखता हूँ कब तक इसे बचा पाते हैं। अगली सुबह जब काशीनाथ खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसकी मेहनत की पूरी फसल कोई काट कर ले गया था। वो घबरा गया और भागते हुए गांव के किसानों को बुलाने लगा। अरे रामलाल भैया, सुरेश भैया, जल्दी आओ, मेरी फसलें कोई काट कर ले गया। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? रातों रात ये कैसे हो गया काशीनाथ? मुझे तो लगता है ये सब उस ठाकुर सुरेंद्र ने ही किया होगा। उसके अलावा कौन है जो गांव के लोगों की फसलों से जलता है? काशीनाथ के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। इसी बीच गीता भी यहाँ पर पहुँच जाती है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? होना क्या है गीता, हमारा सब कुछ लुट गया। लेकिन हुआ क्या है, आप कुछ बताते क्यों नहीं? गीता, हमारे खेतों से सारी फसलें कोई काट कर ले गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हो जी? हाँ गीता, ये सच है। हमारे महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे? लेकिन ये सब कैसे हुआ? कल तक तो हमारी सभी फसलें सही सलामत थी। हाँ गीता, कल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज सुबह खेतों से सारी फसलें गायब थीं। गीता भाभी जी, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सब उस ठाकुर ने ही करवाया है। अगर ये सब ठाकुर ने किया है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं अभी ठाकुर के घर जाकर सारी बातें पता करूंगी। देखो गीता, ठाकुरों के मुंह लगकर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमें अपना नुकसान खुद ही झेलना पड़ेगा। हमें ऐसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए जी। अगर सच में ठाकुर ने हमारी फसलें कटवाई हैं तो उसे यह समझ में आना चाहिए कि हम उसका अन्याय सहने वाले नहीं हैं। जरा सोचिए, अगर आज हमारे साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और किसान के साथ भी हो सकता है। फिर क्या होगा? हाँ गीता भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम सभी आपके साथ ठाकुर के घर चलेंगे। हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब सभी लोग ठाकुर के घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग ठाकुर के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे गीता, तुम यहाँ कैसे? कोई काम था क्या तुम्हें? हाँ मालिक, काम ही तो था। सुना है कि आपकी फसल सूख गई थी। कहीं कोई गलती से हमारी फसल आपके घर तो नहीं रख गया? ये क्या बात हुई? तेरी फसलों से मुझे क्या लेना देना? जो कोई तेरी फसल मेरे घर रखेगा। मालिक, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस आपसे पूछने आए थे। देख काशीनाथ, गांव में सब लोग मेरे स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं तेरी फसलें क्यों चुराऊंगा? मालिक, तो फिर फसलें कौन ले गया होगा? हमारे गांव में तो सभी के खेतों में अच्छी फसलें हुई हैं। भला कोई किसी का नुकसान क्यों करना चाहेगा? कोई बात नहीं मालिक,
हम फिर से मेहनत कर लेंगे। गीता के शब्दों में एक गहरी चोट छुपी थी। उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि आसपास खड़े नौकर और गांव के लोग भी उसकी बात समझ गए। ठाकुर तिलमिला उठा, उसका चेहरा लाल हो गया। उसे महसूस हुआ कि गीता ने चालाकी से उसकी पोल खोल दी है। हमें तुम्हारी फसल से कोई मतलब नहीं। अगर चोरी हुई है तो जाकर गांव में पता करो। मेरे पास आने से तुम्हारी फसलें नहीं मिलने वाली। गीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि उसकी बातों से ठाकुर को झटका लगा है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है मालिक, अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो जरूर बताना। हम गरीब सही पर मेहनत करना जानते हैं। इतना कहकर गीता मुड़ी और घर से बाहर आ गई और सभी लोग अपनी घर की तरफ जाने लगे। ठाकुर की आंखों में गुस्से की लपटें थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उस रात ठाकुर गहरी सोच में डूबा रहा। उसकी इज्जत पर सबके सामने सवाल उठ चुका था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अब ठाकुर मन ही मन गीता और काशीनाथ को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। इस औरत ने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया है, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सही समय आने पर हम गीता का जो हाल करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। गीता, तूने सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, अब देखती जा मैं क्या करता हूँ। दूसरी तरफ गीता जब घर लौटी तो मोहन उसका इंतजार कर रहा था। अब मोहन को भी सभी बातें पता लग चुकी थी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? ठाकुर ने कुछ कहा तो नहीं? चिंता मत करो मोहन बेटा, मैंने उसे ऐसा जवाब दिया है कि अब वो खुद से ही सफाई देता फिरेगा। बस हमें सतर्क रहना होगा। माँ, ठाकुर ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो? मोहन बेटा, तुम चिंता ना करो। अगर ठाकुर ने हमारे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उसे सबक सिखा के ही रहूंगी। मोहन माँ के गले लग गया। गीता ने उसे प्यार से सहला दिया। वो जानती थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अब गांव के दूसरे लोग भी अपनी फसलें काट लेते हैं, लेकिन काशीनाथ को इस बार नुकसान भुगतना पड़ता है। अब 1 महीने बीत जाते हैं। गांव के सभी लोग अगली फसल की तैयारी करने लगते हैं। काशीनाथ भी पूरी मेहनत और लगन के साथ अगली फसल की तैयारी करने लगता है। देखो गीता, पिछली बार के नुकसान के बाद हमें इस बार अपनी फसल पर ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि अधिक मात्रा में फसल उगाई जा सके। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। अगर फसल ज्यादा हो गई तो हम हर बार के मुकाबले ज्यादा फसलें बेच पाएंगे। चलो ठीक है गीता, तुम घर के काम निपटा लो, मैं जरा खेतों में पानी देने जा रहा हूँ। इस बार हमें खेतों पर पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा। काशीनाथ अपने खेतों की ओर बढ़ने लगता है। तभी गांव के चौराहे पर उसे कुछ किसान खड़े दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थी। काशीनाथ ये देखकर उनके पास जाता है। यहाँ पर रामलाल और सुरेश एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब क्या होगा सुरेश? ठाकुर ने तो नहर का रास्ता ही बदल दिया। अब हम लोग अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ रामलाल भैया। अब हमारे खेतों का ना जाने क्या होगा। बिना पानी के तो फसल ही नहीं उगेगी। अब क्या होगा भाई? ठाकुर ने चालाकी से सारा पानी अपने खेतों में मोड़ लिया है। अब तो हमारे खेत सूख रहे हैं। तभी वहां पर गीता आ जाती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। मुझे तो पहले ही पता था कि ये ठाकुर हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि एक बार उसने मेरे मुंह से सुन जो लिया था। पर हम कर ही क्या सकते हैं भाभी? ठाकुर से लड़ना आसान नहीं है। लड़ाई ताकत से नहीं, अक्ल से जीती जाती है। ठाकुर को सबसे ज्यादा डर किस चीज से है? अपनी इज्जत और अपने मुनाफे से। बिल्कुल सही। तो हमें वही चोट करनी होगी। जब हम ठाकुर को अनाज नहीं देंगे तो वो घाटे में रहेगा। हम सब अपने घरों का अनाज बेचना बंद कर देंगे। देखते हैं ठाकुर कब तक बिना घाटे के रह पाता है। गांव के किसान एक दूसरे को देखते हैं, फिर सहमति में सर हिलाते हैं। लेकिन हम सभी लोगों को एक बार ठाकुर से बात जरूर करनी चाहिए। अगर उसने नहर का पानी हमारी तरफ नहीं छोड़ा तो हम भी फसलें देने से इनकार कर देंगे। हाँ, अगर हम एक साथ खड़े हो जाएं तो ठाकुर भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अब सभी लोग एक बार फिर से ठाकुर के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मालिक, आप घर पर हैं क्या? अब कौन सी आफत आ पड़ी? कौन है? घर के अंदर आ जाओ। कुछ देर बाद सभी लोग ठाकुर के घर पहुंच जाते हैं। मालिक,
हमें पता चला है कि आपने नहर का रास्ता बदलकर अपने खेतों पर कर लिया है। हाँ काशीनाथ, तूने सही सुना है। लेकिन तुम सब फिर से मेरे घर कैसे आए? मालिक, आप तो जानते हैं हमारे खेतों की सिंचाई के लिए कोई और दूसरा जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर हमें नहर का पानी मिल पाता तो हम अपने फसलों की सिंचाई कर लेते। देख काशीनाथ, मैंने आगे बात करके नहर का पानी अपने गांव में मंगवाया है, इसलिए नहर के पानी के ऊपर सबसे पहला हक मेरा है, मेरा। तुम लोग मेरे खेतों की सिंचाई के बाद नहर का पानी ले सकते हो। ठीक है मालिक, लेकिन अगर नहर का पानी खत्म हो गया तो क्या होगा? तब हम पानी कहाँ से लाएंगे? हमारा क्या होगा? अगर नहर का पानी खत्म हो जाता है तो भला इसमें मेरा क्या दोष? मैं तुम लोगों की इस समस्या के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। अब ठाकुर की बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने अपने घर लौटने लगते हैं। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। ठाकुर ने नहर का रास्ता तो खोल दिया, लेकिन तब तक नहर पूरी तरह सूख चुकी थी। ये सब देखकर रामलाल और सुरेश काशीनाथ के घर पर जाते हैं। अरे काशीनाथ भैया, आप घर पर हो क्या? हाँ रामलाल भैया, घर में आ जाइए। काशीनाथ भैया, ठाकुर ने नहर का रास्ता गांव की तरफ तो कर दिया है, लेकिन नहर सूख चुकी है। हाँ, ये तो गांव वालों पर मुसीबत आ पड़ी है। मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगती है। हो सकता है ठाकुर ने ये सब जानकर किया होगा। हाँ सुरेश भैया, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। इसलिए अब हम ठाकुर के साथ ऐसा करेंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ गीता भाभी, अब तक तो हमने ठाकुर के बहुत जुल्म सह लिए, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? हम अपनी फसलें अब से ठाकुर को नहीं बेचेंगे, बल्कि सही कीमतों पर बाजार में ही बेचेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। जब ठाकुर हमारी भलाई नहीं सोच सकता तो हम फसलें उसे क्यों बेचें? वैसे भी ठाकुर हमें ठगता है, क्योंकि वो फसलों के बदले हमें बहुत कम पैसे देता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या खेतों की सिंचाई कैसे हो पाएगी? अगर खेतों की सिंचाई होगी तभी हम फसलों की कटाई के बाद उसे बेच सकेंगे। इस समस्या का भी समाधान है मेरे पास। गीता ने बड़ी ही चतुराई के साथ खेतों की सिंचाई के लिए गांव वालों को उपाय सुझाया। देखो भाइयों, हमें खेतों की सिंचाई के लिए पानी तो मिल सकता है, लेकिन हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। हम गांव के पुराने कुएं से पानी ले सकते हैं। इसके लिए हमें गांव के बैलों की मदद लेनी होगी। बैलों की मदद से कुएं से पानी निकालना, ये कैसे संभव है? हाँ जी, ये संभव है। दूसरे गांव के लोग रहट विधि का उपयोग करके अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी भी इस विधि की जानकारी किसी को नहीं है। अब गांव के सभी लोग रहट विधि का उपयोग करके अपने खेतों की सिंचाई करने में सफल होते हैं। कुछ दिनों बाद फसलों की कटाई हो जाती है और गांव भर में यह खबर फैल जाती है कि कोई भी ठाकुर को अनाज नहीं बेचेगा। फिर इस बात की भनक ठाकुर को लग जाती है। क्या गांव वालों ने अनाज बेचना बंद कर दिया? ये औरत हर बार मुझसे टक्कर लेती है। देखता हूँ ये सब लोग अपना अनाज कहाँ बेच रहे हैं। ठाकुर सोचता है कि गांव वालों को कोई भी अनाज की ज्यादा कीमत नहीं देगा। उधर गांव के लोग अपने अनाज को बाजार में बेचने लगते हैं, लेकिन ठाकुर चाल चलता है और खरीदारों को भड़काता है कि गांव वालों से अनाज सस्ते में ही खरीदे। एक दिन काशीनाथ गांव वालों के साथ बाजार में अनाज बेचकर घर लौटता है। आप आ गए जी। आज फसल कितने में बिकी? क्या बताऊं गीता, आज तो फसल बिकने की भी नौबत आ गई थी। बहुत मुश्किलों से सस्ते में फसल बिक पाई है। लेकिन हम तो पूरी फसलें दे रहे हैं, तो दाम में कमी क्यों? क्या पता गीता, लगता है फसलों की कीमत घट गई है। काशीनाथ की बात सुनकर गीता उदास हो जाती है और मन ही मन कुछ सोचने लगती है। अगले दिन गीता खुद ही बाजार जाने का फैसला करती है। सुबह होते ही मोहन और गीता बाजार की तरफ जाने लगते हैं। बाजार में कुछ दूर आगे चलने के बाद गीता को एक होटल दिखाई देता है। गीता होटल को देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगती है और मोहन के साथ होटल के मालिक के पास जाती है। क्या आप ही होटल के मालिक हैं? हाँ जी, कहिए, क्या खाना ऑर्डर करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं यहाँ खाना ऑर्डर करने के लिए नहीं, बल्कि आपके फायदे की बात करने आई हूँ। मेरी फायदे की बात कैसे? साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आपके होटल के सभी ग्राहकों को सिंपल रोटी दी जाती होगी और उसके साथ आप आमतौर पर वही सामान परोसते होंगे जो हर जगह मिलता है,
इससे ग्राहकों को कोई अलग स्वाद नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप एक स्वादिष्ट खास तरह की रोटी के साथ कुछ नया परोसें तो ग्राहक खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। इससे न सिर्फ उनका स्वाद बदलेगा बल्कि आप अपनी कीमत भी बढ़ा सकते हैं। आखिर ग्राहक अच्छे स्वाद के लिए ही पैसे खर्च करता है और जब उसे कुछ नया मिलेगा तो कीमत देने के लिए हर कोई तैयार रहेगा। गीता की बात सुनकर भोला सोच में पड़ जाता है और बोलता है, आपकी बात में तो दम है, लेकिन मुझे अलग अलग तरह की और टेस्टी रोटी कहाँ से मिलेगी? उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। हम गांव के चूल्हे में बनी गेहूं, मक्का और बाजरे को मिक्स करके टेस्टी रोटी बनाएंगे और आपके होटल पहुंचा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो रोटी मेरे ग्राहकों को पसंद नहीं आई तो मैं आपकी ओर नहीं ले पाऊंगा। जी बिल्कुल, आखिर ग्राहक की पसंद पर हर काम करने वाला निर्भर रहता है। आप एक बार अपने ग्राहकों को गांव के चूल्हे में बनी रोटियों को खिलाकर तो देखिए, मुझे पूरा यकीन है वो सभी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ठीक है, आप मुझे कल से कुछ रोटी भिजवा दीजिए। हम अपने ग्राहकों को खाने के साथ उन रोटियों को भी परोसेंगे। अगर ग्राहक दिल से आपकी रोटी पसंद करते हैं तो समझ लीजिए हम आपको हर दिन रोटियों का ऑर्डर दिया करेंगे। अब गीता खुशी खुशी घर लौट जाती है और वो गांव के कुछ औरतों को इकट्ठा करती है। बहनों, हमारे पास जो थोड़ा बहुत बाजरा और गेहूं बचा है उससे हम एक खास रोटी बनाएंगे और इसे बाजार के होटल में बेचेंगे। अगर हमारी अच्छी बिक्री होने लगी तो हमें कमाई का एक अच्छा जरिया मिल सकता है। गांव की औरतें ये सुनकर खुश हो जाती हैं और रोटी बनाना शुरू कर देती हैं। अगले दिन गांव की सभी औरतें गीता द्वारा बताई गई विधि के अनुसार रोटी बनाती हैं और गांव के आदमी उसे बेचने के लिए उसी होटल के पास ले जाते हैं। क्या आप ही भोला जी हैं? हाँ जी, कहिए। कल मेरी पत्नी ने आपसे रोटियों के बारे में बात की थी। अच्छा, हाँ, तो क्या आप रोटियां लेकर आए हैं? जी हाँ, हम गांव वाले रोटियां लेकर आ गए हैं। अब भोला उनसे रोटियां ले लेता है और अपने ग्राहकों को उन रोटियों को परोसता है। आखिरकार होटल के हर एक ग्राहक को रोटियां पसंद आती हैं और वो इस तरह की रोटियों की मांग करने लगते हैं। जब भोला काशीनाथ को और रोटियों का ऑर्डर देता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब सभी लोग गांव जाने लगते हैं। आ गए आप? तो होटल वाले ने क्या कहा? अरे भगवान, ये मत पूछो कि क्या हुआ है, ये पूछो कि कितनी रोटियों के ऑर्डर मिले हैं। काशीनाथ की बात सुनकर गीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। क्या होटल वालों ने हमें रोटियों के ऑर्डर दे दिए हैं? यही नहीं बल्कि होटल के हर ग्राहक ने तुम्हारी रोटियों की तारीफ की है। वो सभी चाहते हैं कि इसी तरह की रोटियां होटल में उपलब्ध कराई जाएं। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, आखिर मेरी सोच काम कर गई। जब भी बारिश आती है चारों तरफ पानी भर जाता है। वो पानी गटर और नालियों में जाकर खराब हो जाता है। अगर हम उस पानी का बचाव करके उसे कुएं में भेज दें तो कैसा रहेगा? हाँ, ऐसा करके हम कुएं से पानी तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन कैसे? हम इसके लिए सोख्ता गड्ढे की मदद से कुएं में पानी एकत्रित कर सकते हैं। सोख्ता गड्ढा, ये क्या होता है? देखो जी, ये एक तरह के गड्ढे होते हैं जिसमें 10 फीट तक गड्ढा करके उसमें कंकड़ और पत्थर डाल दिए जाते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये गड्ढा कुएं के पास हो। कुएं के पास? क्या? इस विधि से कंकड़ और पत्थर की मदद से पानी जमीन के अंदर वाले रास्ते से कुएं में मिल जाता है और इस तरह पानी सीधा कुएं में चला जाता है। रही बात फसल की, तो हम मक्के और बाजरे की खेती करेंगे। अगर एक सटीक विधि से इन फसलों की खेती की जाए तो इसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। हम इन फसलों की मदद से अपनी रोटियों के ऑर्डर भी लेते रहेंगे। वाह गीता, क्या दूर की सोची है तुमने, मानना पड़ेगा, तुम चतुर तो हो। दूसरी तरफ गांव का ठाकुर गांव के व्यापार के बारे में जान जाता है। अब ठाकुर ये सब देखकर चुप कहाँ बैठने वाला था। जनाब इस बार होटल वाले के पास ही पहुंच जाते हैं। सुन रे, मैंने सुना है तेरे होटल पे मेरे गांव वाले कुछ बेचने आते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। कहिए, आपको भी कुछ बेचना है क्या? अगर तू गांव वालों से कुछ खरीद रहा है तो उसे खरीदना बंद कर दे, वरना तेरा होटल बंद करवा दूंगा। क्या आपके पास भी कोई सरकारी वारंट है क्या, जो मेरा होटल आपके कहने से बंद हो जाएगा? सुन होटल वाले, तुझे पता भी है तू किससे जबान लड़ा रहा है? क्यों, जानना जरूरी है कि आप कौन हो? आप कोई भी हो, मैं आपके ऊपर इस बात के केस कर सकता हूँ कि आप मुझे धमकियाँ देने आए थे। वैसे भी आपके बारे में मुझे सब पता चल चुका है
गांव वालों पर आप अत्याचार कर सकते हैं, पर मुझ पर नहीं, क्योंकि मेरे 2 बेटे दलाली हाई कोर्ट में काम करते हैं। कहिए तो आपकी सेवा करवा दी जाए। अरे तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम आराम से गांव वालों से खरीदी करो, वैसे भी इसमें तो गांव वालों की ही भलाई है। इस तरह से जनाब की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है और ठाकुर चुपचाप सिर झुकाए अपने घर की ओर लौट जाता है। उधर कुछ ही दिनों में गीता और गांव की औरतों द्वारा बनाई हुई रोटी की मांग बढ़ जाती है और उन्हें अच्छे दाम मिलने लगते हैं। सुनो जी, अब तो हम गांव वालों की ठीक ठाक कमाई होने लगी है, क्यों ना हम गांव वाले मिलकर एक ट्यूबवेल लगवा लें। इसके लिए हमें सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता मिल सकती है। हम सभी ज़रूरत के हिसाब से ट्यूबवेल और कुएं दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है गीता, मैं कल ही गांव वालों से इस बारे में बात करूंगा। कुछ ही दिनों में गांव में ट्यूबवेल भी लग जाता है, जिससे सभी किसान बिना किसी परेशानी के अपने खेतों की सिंचाई करने लगते हैं। अब गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। उधर गीता की चतुराई के बखान हर तरफ फैलने लगता है। चारों तरफ खुशहाली थी, क्योंकि पूरे गांव में अब कोई भी परेशानी नहीं थी।